25 अप्रैल 2025 को फूले मूवी को रिलीज किया जाता है। जैसे ये मूवी रिलीज होता है पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। इसके विरोध में ट्विटर पर बायकॉट फूले का ट्रेंड चलाया जाता है, तो कहीं इसके पोस्टर पर बायकॉट टैग लगाकर फूले मूवी ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है। इसे ज्योतिराव फूले के जन्म दिवस पर 11 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाना था, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के आपत्तियों और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन CBFC द्वारा रोक दिया जाता है कि इसमें कुछ ऐसी सीन्स हैं जो समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। यह कहते हुए मूवी से 12 पार्ट को कट करके उनमें संशोधन करने की बात कहा जाता है, जैसे 3000 साल पुरानी गुलामी को हटाकर कुछ सालों तक बताना। लेकिन फिर एक सवाल हमारे मन में उठता है कि इस वैज्ञानिक जमाने में भी हमें ऐसी मूवी की आवश्यकता है। जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश से जातिवाद खत्म हो गया है? आखिर इन मूवी से इनको इतना दिक्कत क्यों है? चलिए इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। लेकिन फूले पिक्चर में जिस तरह की भाषा का प्रयोग ब्राह्मणों के खिलाफ दिखाया गया है, ये एक साजिश है। एक ऐसा समाज हो जहाँ कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले हम ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे के माली समुदाय में होता है, जो कई पीढ़ियों से फूलों की खेती और गजरे बनाने का काम करता था। उसी के कारण उन्हें फूले के नाम से भी जाना जाता था। जब फूले 1 वर्ष के होते हैं तभी उनकी माता का निधन हो जाता है, जिसके बाद उनकी परवरिश एक दाई सगुणाबाई करती है। उनके पिता का नाम गोविंद राव था। गोविंद राव शुरू में उनके शिक्षा का विरोध करते हैं, क्योंकि फूले माली समुदाय से आते थे। हिंदू धर्म के अनुसार माली शूद्र में आते थे, जिसे पढ़ने लिखने और ज्ञान अर्जित करने पर रोक लगाया गया था। इसलिए उनके समाज में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता था। इसके बावजूद ज्योतिराव फूले अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें वो पढ़ना और लिखना सीखते हैं। लेकिन उनके पिता उन्हें स्कूल जाने से मना कर देते हैं और परिवार के साथ ही काम करने के लिए कहते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है और फिर एक दिन दूसरे समुदाय का व्यक्ति जो फूले के बुद्धि से बहुत ही प्रभावित होता है, वह उनके पिता को समझाता है और फिर फूले को आगे ही पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। 1840 में फूले का एडमिशन स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में होता है। यह स्कूल ईसाई लोगों द्वारा चलाया जाता था, इसलिए वहाँ जातिगत आधारित भेदभाव बहुत ही कम होता है। वहाँ फूले की ऐतिहासिक आंदोलन और विचारों जैसे थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें अमेरिकी स्वतंत्रता और गुलामी विरोधी आंदोलन, बुद्ध तथा कबीर की शिक्षाओं से प्रेरणा मिलती है। यह शिक्षा समाज के प्रति उनकी आंखें खोल देती है, जहां वह सामाजिक समानता और स्वतंत्रता के विचारों से रूबरू होते हैं। और इस तरह से फूले 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर लेते हैं। ज्योतिराव जब 13 साल के होते हैं तभी उनकी शादी सावित्रीबाई फूले से कर दी जाती है। सावित्रीबाई फूले का उम्र उस समय 9 साल का होता है। उस जमाने में बाल विवाह को लेकर कोई कानून नहीं था, इसलिए बचपन में ही शादी कर देना सामान्य बात थी। इसलिए लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। लेकिन ये शादी आम नहीं थी, ये इतिहास में दर्ज होने वाली थी। ज्योतिराव एक जागरूक और पढ़े लिखे युवक थे। उन्होंने बहुत ही जल्दी समझ लिया कि समाज में महिलाओं और छोटे जाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूँ कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले अनपढ़ हैं, तो वह एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं होता है, उसे महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। जब सावित्रीबाई पढ़ने बैठती थी तो मोहल्ले की महिलाएं उन्हें ताने मारती थी। ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई को पढ़ाने के लिए घर छोड़ा, समाज की गालियां खाई, भूखा रहा, अपमान झेला, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जानते थे कि एक पढ़ी लिखी महिला समाज की सबसे बड़ी क्रांति होती है। एक बार सोच कर देखिए दोस्तों, जब आपके अपने ही समाज के लोग हर रोज आपका अपमान करें तो मानसिक रूप से टूट जाना स्वाभाविक होता है। लेकिन ज्योतिराव ने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने सावित्रीबाई से कहा था कि तू पढ़ेगी तो हजारों पढ़ेंगी, तू रुकेगी तो सब रुक जाएंगी। और इस तरह वह हर दिन खुद सावित्रीबाई को पढ़ाते थे। छोटे छोटे अक्षरों से शुरुआत की, जैसे कोई बच्चों को पढ़ाता है। और 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाली में उनके द्वारा पहला विद्यालय खोला जाता है। यह विद्यालय 9 अलग कास्ट की छात्राओं के साथ शुरू हुआ था। इस स्कूल का मकसद महिलाओं, दलितों और वंचित समुदाय को शिक्षित करना था। उस समय लड़कियों की शिक्षा को समाज में अभिशाप माना जाता था। जहाँ सावित्रीबाई पहली शिक्षिका थी, जिसके परिणाम में भारी विरोध किया गया, जिससे फूले और सावित्रीबाई को उनके घर से निकाल दिया गया। फिर भी उन्होंने 1852 में 3 स्कूल और खोले। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। धार्मिक कट्टर लोग उनकी पीछा नहीं छोड़ते हैं। और जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने के लिए जाती हैं तो रास्ते में उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंक देते थे। इन सब चीजों से बचने के लिए वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर उसे चेंज कर लेती थी। उसके बाद बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन 1858 में पैसों की कमी के कारण यह स्कूल बंद हो जाते हैं। 1873 में ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज का स्थापना करते हैं। नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्य शोधक समाज, जो जाति व्यवस्था, बाल विवाह और अछूत प्रथा का विरोध करता था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया।
क्योंकि उस समय जब किसी के पति का मृत्यु हो जाता था तो उन्हें दूसरी शादी करने पर रोक दिया जाता था और उनके बाल छोटे करके उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, जिसके खिलाफ सावित्रीबाई फुले खड़ी होती है और ब्राह्मण मुक्त शादी करवाती है। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसकी अनुमति दे देता है। 1859 में उन्होंने छोटी जातियों के लिए स्नान घर बनवाया और जातियों के बीच भोजन करने का बढ़ावा दिया। ज्योतिराव दलित शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने किसानों की कोड़ा जैसे पुस्तकों में किसानों की दुर्दशा पर लिखा और कृषि सुधारों के लिए योजनाएं प्रस्तावित की, जैसे कि बांधों और तालाबों का निर्माण। उनकी इन पहलों ने कृषि अधिनियम पर प्रभाव डाला। ज्योतिराव फुले अपने जीवन में बहुत सारी किताबें लिखते हैं, जैसे गुलामगिरी। 1873 में लिखी यह किताब जातिवाद और सामाजिक असमानता की आलोचना को देखते हुए लिखी। यह सभी किताबों और समाज की कुरीतियों को देखते हुए लिखते हैं। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद पर आधारित थी। 1883 तक वह पुणे नगर पालिका के आयुक्त रहे, जहाँ उन्होंने सामाजिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुंबई सभा ने भी उन्हें यह उपाधि दी। 1883 में ब्रिटिश भारत ने उन्हें लड़कियों की शिक्षा के अग्रदूत के रूप में मान्यता दी। 1888 में उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठल राव कृष्ण जी वांडेकर द्वारा महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया और तभी से उन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले भी कहा जाने लगा। ज्योतिराव फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ, जब वे 63 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत ने कई नेताओं और सुधारकों को प्रेरित किया, विशेष रूप से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। अम्बेडकर ने फुले की जाति व्यवस्था के खिलाफ विचारों, दलित उत्थान और सामाजिक समानता के लिए उनके कार्यों से गहरी प्रेरणा ली। फुले की पुस्तक गुलामगिरी और सत्यशोधक समाज के सिद्धांतों ने अम्बेडकर के दलित आंदोलन और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 अप्रैल को महाराष्ट्र में राजकीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समाज के द्वारा खूब विरोध किया जाता है। लेकिन फुले पिक्चर में जिस तरह की भाषा का प्रयोग ब्राह्मणों के खिलाफ दिखाया गया है, ये एक साजिश है और महादेवन ने बहुत बड़ा साजिश किया है। हम लोग विरोध करते हैं, इसका बायकॉट करते हैं। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं हम लोग। पूरे लखनऊ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मूवी दिखा सके। शर्म की बात है ये। हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ये करते ही नहीं है। तो काय बात का विरोध? कि ये ब्राह्मणों की बुराई की जा रही है। अच्छा। उनके द्वारा कहा जाता है कि इस फिल्म में उनके समुदाय को एक अर्थ दिखाया गया है। सबसे पहले तो इस मूवी को 11 अप्रैल को रिलीज करने के बजाय 25 अप्रैल को रिलीज किया जाता है। सेंसर बोर्ड इसमें 12 सीन को कट करने को कहता है। इससे भी मन नहीं भरता है तो सिनेमा घरों पर दबाव बनाया जाता है और एक्स पर फुले बायकॉट का ट्रेंड चलाया जाता है। एक मूवी जो हमारे देश के, हमारे समाज के कुरीतियों को दिखाने का काम करती है, वह जातिगत भेदभाव, महिला इक्वलिटी की बात करती है। भला उससे इतना नफरत क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हमारे समाज की जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुँचे। उनके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर उनके अंदर जातिवाद नहीं होता तो आज भी आज़ादी के 75 साल बाद डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं तोड़ते। घोड़ी पर बैठे घड़े से पानी पीने पर किसी की हत्या नहीं करते। अब ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण एक जैसे ही हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए हैं, जैसे बसव। 12वीं सदी में उन्होंने लिंगायत आंदोलन की स्थापना की, जो जाति व्यवस्था को खारिज करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की कल्पना की और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन राव सती प्रथा और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना भी की और समानता की वकालत की। और आचार्य विनोबा भावे, ये सभी समाज के बुराइयों के खिलाफ थे और जातिवाद के खिलाफ में खड़े रहे। ये भी तो ब्राह्मण ही थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर 1936 के नासिक भाषण में कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों से नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद से खतरा है। अगर फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया वह वास्तविक कहानी का हिस्सा है, तो फिर इस फिल्म को लेकर आपत्तियां क्यों? मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और द साबरमती रिपोर्ट्स छावा जैसी मूवी का टैक्स फ्री किया जा सकता है, तो फुले मूवी का टैक्स क्यों नहीं फ्री किया गया? इससे साबित होता है कि आज भी हमारे देश में छोटे लोगों की आवाज़ दबाने की प्रयास किया जा रहा है। यह फिल्म नहीं, आईना है जो दिखाता है हम कितने बदले हैं और कितना बदलना बाकी है। हर उस सोच में जो बराबरी मांगती है, हर उस कदम में जो जुल्म के खिलाफ उठती है। तो चलो फिर से सवाल करें, फिर से फूल उगाएं, फिर से फूले बन जाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।